इस पेपर का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, मींस पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। Bile juice does not have any role in digestion but still play an important role in digestion, explain। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टमक से फूड आता है वो एसिडिक नेचर का होता है और इसके ऊपर एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस का जो वर्क होता है हमेशा बेसिक मीडियम में होता है, इसलिए इस फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है, जिसको रिलीज कौन करता है? लीवर। और ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और इसके अलावा एक काम इसका और भी है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये इमल्सिफाई करता है, मतलब इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी ग्लोब्यूल्स, जिससे जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम होते हैं थोड़ा आसानी से इसके ऊपर एक्ट कर जाते हैं। ये हो गया बाइल जूस का वर्क। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट। तो जो फैट होता है उसके ऊपर एक्ट करता है लाइपेज और इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसका आंसर हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 22 है इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट इज इंश्योर इन द प्रोजेनी, जस्टिफाई। तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के अंदर होता है तो वहां पे मेल और फीमेल उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपको इंश्योर करना है। तो जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो फीमेल से दोनों गैमिट सेम क्रोमोसोम्स के बनते हैं। यहाँ पे ये हेट्रो टाइप के होते हैं, मतलब कि दोनों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो अलग अलग होगा। और जब इनका क्रॉसिंग आप करा देते हो तो यहाँ पे मेल और फीमेल के जनरेशन के इक्वल चांस आते हैं, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो यहाँ पे इस प्रोजिनी के फॉर्मेशन में मेल और फीमेल दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इन दोनों की वजह से होता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम्स यहाँ पे होता है डोमिनेंट, इस वजह से जो मेल कैरेक्टर आता है वो मेल की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वाई इज द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हर्ट सेपरेटेड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड और मैमल के केस में क्या होता है कि जो राइट साइड है इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, उसी मिक्सिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हार्ट के अंदर बनते हैं अलग अलग चैम्बर। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड इन बर्ड्स एंड मैमल्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 24 है एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एंड अमलगम। अमलगम का मतलब होता है किसी मेटल के साथ मरकरी का मिक्सचर। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। राइट द स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब नेचर में जो मरकरी होता है वो जनरली पाया जाता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनाबार। ये हो गया HgS। और सल्फाइड ओर का ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग, मतलब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको हीट करना है। तो यहाँ पे इसका ऑक्साइड मिल जाएगा और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। और इसी ऑक्साइड का हम लोग डायरेक्ट हीटिंग करते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, केवल उसको डायरेक्ट हीट कर दोगे, यहाँ से मेटल बाहर हो जाएगा, इसी का प्यूरिफिकेशन कर दोगे, आपको मरकरी मिल जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसी का आर वाला पार्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाई ऑर्डर रिएक्टिव मेटल्स विद द हेल्प ऑफ आयनिक इक्वेशन। Also, name the method used for the extraction. The metals which are very high reactive are found in nature in the form of chloride or oxide. जब इनके क्लोराइड और ऑक्साइड नेचर में होते हैं तो इनका हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इनके अंदर हम लोग पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं NaCl का। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो कैथोड पे क्या होगा? सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। और जो क्लोरीन है वो चला जाएगा एनोड के ऊपर और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन गैस में बाय रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगा और मेटल आपको मिल जाता है कैथोड पे। और ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, इसलिए आपको ये पहले से ही प्योर फॉर्म में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। A metal X form a water soluble salt XNO3
When the aqueous solution of XNO3 is added to common salt solution, then a white precipitate of compound Y is formed alongside sodium nitrate solution. Metal X is said to be the best conductor of electricity. ये इसका की पॉइंट है. X is said to be the best conductor of electricity. और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता कौन है? सिल्वर होता है. मतलब X आपका है सिल्वर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3. और AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ कराना है? कॉमन सॉल्ट के साथ. इसका रिएक्शन NaCl से करा दो, तो बन जाएगा NaNO3 और AgCl. इसी AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है. तो आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड Y क्या है, तो Y लिखोगे ये है AgCl और X लिख दोगे वो मेटल है सिल्वर. क्वेश्चन नंबर 26. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ लॉन्ग साइटेड मैन is 40 centimeter. He wishes to reduce it to 25 centimeter by using a lens. Calculate the focal length of the lens. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है. तो यहाँ पे इसको 40 सेंटीमीटर तक दिखता है और इसको 25 सेंटीमीटर तक देखना है. यानी ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है 25 सेंटीमीटर पे और इमेज उसका बनाना है 45 सेंटीमीटर पे, क्योंकि जो इमेज बनेगा उसको फिर आई एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और उसका इमेज फिर दोबारा रेटिना पे बनाता है. यानी u इक्वल टू आपको यहाँ पे यूज करना है -25 सेंटीमीटर और v यूज कर लेना है आपको -40 सेंटीमीटर. यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस होंगे सबको आपको माइनस में यूज करना होता है, क्योंकि जो भी इमेज बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, सबको करेक्टिव लेंस के लेफ्ट साइड आपको यूज करना होता है. इसी को सॉल्व कर दीजिए आप लोग. अब ये लेंस है इसलिए फॉर्मूला यूज करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये हो जाएगा 1/-40 प्लस 1/25. ये माइनस और इस u का माइनस मिलके प्लस होगा 1/f. इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 200. ऊपर आ जाएगा -5 प्लस 8 और इसको सॉल्व कर दोगे तो f इक्वल टू आपको मिल जाएगा 200/3. सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 66.6 और ये पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि जो आपका लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा. तो बस फोकल लेंथ पूछा हुआ है इसलिए आप 66.6 लिख दोगे और ये सेंटीमीटर में होगा, याद रखना. अब इसी का और वाला पार्ट है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन. मायोपिक पर्सन है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, इसको पास का दिखता होगा. इस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई. ये दूर का 40 सेंटीमीटर तक देख पाता है, उसके बाद तक नहीं देख पाता. तो जब इस पर्सन को दूर का नहीं दिखेगा तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस करना है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी तक का आपको देखना है और उसके इमेज को कहाँ बनाना है? 40 सेंटीमीटर पे. तो v की वैल्यू होगी -40. अब इसको यूज कर लो 1/v -40 प्लस 1/u इन्फिनिटी 1/f. इसका कोई मतलब है नहीं. f इक्वल टू आपको मिल जाएगा -40 सेंटीमीटर और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये लेंस कैसा होगा? कॉनकेव टाइप का होगा. तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं. चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 27. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 18, 20, 22 एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर +5d. इन विच केस और केसेस वुड यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज? अब यहाँ पे जो +5d है उससे पता क्या चल गया कि जो लेंस आपका है वो कॉन्वेक्स है. ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि कॉन्वेक्स है. इसका अगर आप f निकालोगे तो f कितना आ जाएगा? f इक्वल टू लिखोगे 100/p मीन्स ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. अब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन आपको पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो 2f पे तो सेम साइज बनता है. 2f के बियॉन्ड रखते हो तो छोटी साइज बनता है और 2f से पहले रखोगे तो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनता है. तो यहाँ पे अगर f की वैल्यू 20 होगी तो 2f की वैल्यू कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर. मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे 40 सेंटीमीटर पे तो सेम साइज आपको मिलता है और 40 सेंटीमीटर से आप कम डिस्टेंस पे रखोगे तो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगा. तो यहाँ पे 18 पे भी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, 20 पे भी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, 22 पे भी मिलेगा और 30 पे भी मिलेगा. मतलब हर कंडीशन में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा. तो ये पहले का आंसर हो गया. इन ऑल द केसेस यू हैव द मैग्नीफाइड इमेज. अब इसका सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द मैग्नीफाइड इमेज कैन वी गेट ऑन अ स्क्रीन. किसको हम स्क्रीन पे पा सकते हैं ये पूछ रहा है. तो इसमें भी इमेज फॉर्मेशन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे. तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, अब एक मिरर इमेज बनाते हैं फिर बताते हैं. ये मान लो f हो गया
और ये 2f हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। तो 18 का मतलब आपने f और p के या o के बीच में रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो इधर ही बनता है, और इधर बनेगा तो वर्चुअल होगा, मतलब 18 वाला आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। जब आप 20 पे रखोगे मतलब कि एफ पे, तो एफ का इमेज कहाँ बनता है, वो बनता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे भी स्क्रीन आप रख नहीं सकते, ये भी आपको नहीं मिलेगा। 22 वाला, अब 22 यहाँ पे आप रखोगे तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, यानी इसको स्क्रीन पे आप पा सकते हो, 30 वाले को भी स्क्रीन पे आप पा सकते हो। तो यहाँ पे 22 और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे तो उसका इमेज स्क्रीन पे मिलेगा, 18 और 20 वाला इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, A wire of resistance R is cut into 5 equal part। यहाँ पे आपके पास एक वायर है जिसको आपने 5 पार्ट में कट कर दिया। तो अगर इसका रेजिस्टेंस टोटल R होगा तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। अब इसको दो अलग अलग तरीके से आपको अरेंज करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर R/5 के 5 रेजिस्टर को इसी तरीके से आप कनेक्ट कर दोगे तो टोटल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा R। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जब आप लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा 1/r इंटू 5, जहां पे आर एक का रेजिस्टेंस है और एक का रेजिस्टेंस कितना है R/5, तो ये हो जाएगा 5/r इंटू 5 मीन्स 25/r। अब यहां से आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये हो जाएगा R/25। तो कह रहा है कि आप आर एस रेशियो आर पी बता दो। यहाँ पे आर एस की वैल्यू है आर और आर पी की वैल्यू है R/25। रेशियो करोगे तो आर रेशियो R/25 करोगे तो हो जाएगा 1/1/25, या लिख सकते हो 25/1। तो जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, A 3 times magnified image of an object is obtained on a screen placed on the other side of a lens. If the distance between the lens and the image is 80 centimeter, then calculate how far is the object placed from the lens। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन बोल दिया है 3 टाइम्स, और ये लेंस है इसलिए लिखोगे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू HI/HO, ये हो जाएगा 3/1, और यही होता है V/U। यहाँ पे अगर इसको यूज करोगे तो आपको V की वैल्यू पता है, U मिल जाएगा। अब यहाँ पे V की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। और ये बन कहाँ रहा है, प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब कि ये राइट साइड बन रहा है, और राइट साइड हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और इमेज कैसा बनता है, उल्टा, इसलिए आपको इस 3 को नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो आप लिखोगे -3/1 इक्वल टू 80/u। तो u की वैल्यू आपको मिल जाएगा -80/3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -26.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द लेंस, ये पहला वाला आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन आपको रे डायग्राम से शो करना है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, उसके लिए पहले फोकल लेंथ निकालते हैं हम लोग। चलिए फोकल लेंथ निकाल लो। लेंथ है इसलिए लिखोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे v की वैल्यू है 80 और u की वैल्यू है -80/3, ये हो जाएगा +3/80। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 + 3 मीन्स 4/80, तो f आ जाएगा 80/4 मीन्स 20। मतलब इसका फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट को रखना है 26.66 पे, मतलब f और 2f के बीच में। तो चलो इसका इमेज कैसा बनेगा दिखा दो। ये लेंस हो गया, ये मान लो f है और ये है 2f। तो ऑब्जेक्ट आपको इसके बीच में रखना है। यहाँ से एक रे डायग्राम जो सीधा जाएगा और ये जाता है फिर कहाँ से, F से, और एक सीधे जाएगा O से। ये दोनों जाके एक दूसरे को कहीं पे कट कर जाएंगे, जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो इस तरीके से रे डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29, a student want to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of the mirror by keeping the candle flame 20 centimeter from its pole। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट करना चाहता है एक कैंडल फ्लेम का इमेज स्क्रीन के ऊपर, जिसको 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, और कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर रखा गया है फ्रॉम पोल, पोल से। मीन्स यहाँ पे 80 हो गया इमेज डिस्टेंस और 20 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब इसको आपने फ्रंट में रखा हुआ है, मतलब जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो बनेगा रियल। तो चलिए 1/80, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि लेफ्ट में रखा गया है, प्लस -20 इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 -4 मीन्स f इक्वल टू आ जाएगा 80/5 नेगेटिव साइन के साथ, मीन्स -16 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो आपका मिरर होगा कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा, टाइप ऑफ मिरर में आपको लिख देना है कॉनकेव। दूसरा, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। m इक्वल टू होता है -v/u। यहाँ पे लिखोगे v की वैल्यू -80, u की वैल्यू -20 और सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर -4। तो मैग्निफिकेशन -4 होगा, मतलब इमेज यहाँ पे उल्टा बनेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है 20 पे, इमेज बन रहा है 80 पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60 सेंटीमीटर, इसलिए थर्ड आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये तीन आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रिपरेशन है हम लोग करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से, और सॉल्वे प्रोसेस में यूज होता है रॉ मटेरियल NaCl और अमोनिया, इसके अलावा CO2 एंड वाटर। इन सबको कंबाइन करते हो तो बनता है NaHCO3 along with ammonium chloride. So there are four different raw material are used for the preparation of baking soda. Why is sodium bicarbonate considered as a mild base? जो NaHCO3 है, अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको मिलेगा NaOH और H2CO3। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रांग बेस का और इसके अलावा वीक एसिड का। अगर स्ट्रांग बेस अकेला होता, इसके साथ एसिड नहीं होता, फिर इसको आप स्ट्रांग बेस बोल सकते थे, लेकिन ये एसिड साथ में प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है कम, और इसलिए ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नेचर होता है माइल्ड बेस की तरह। इसका थर्ड पार्ट है, गिव वन यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन बेकिंग। बेकिंग के अलावा इसको यूज करते हैं एज अ एंटासिड। जब स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अ कंपाउंड एक्स हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस विद स्ट्रक्चरल फार्मूला दिस वन। ये आपका 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना हुआ है, गिव इट्स IUPAC नेम। ये 3 कार्बन का नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल। कैन अनदर कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, दूसरा कंपाउंड इसका हो सकता है क्योंकि इसका जो आइसोमर होगा एल्डिहाइड का वो कीटोन होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो कह रहा है उसका स्ट्रक्चर बता दो और उसका IUPAC नाम लिख दो। तो स्ट्रक्चर तो ये हो गया, इसका नाम लिखेंगे तो आपको लिखना होगा प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर बाई होलर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट। तो जो अमोनियम साइनेट है उसको हम लोग बोलते हैं NH4CON, और इसी को होलर ने यूज करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया, NH2CONH2। यही पहला कंपाउंड है जो लैब के अंदर बना था। पूजा बीबी हैज ग्रीन आईज वाइल पूजा हस्बैंड रवि कैपिटल BB हैज ब्लैक आई। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ एबव क्रॉस इन F2 जनरेशन। ठीक है, चलिए कैपिटल BB स्मॉल BB इसका क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन में सारा आएगा कैपिटल B स्मॉल b। अब इसके दो अगर आप स्प्रिंग को यूज करोगे और इनके गैमेट फॉर्मेशन को चेक करोगे तो कैपिटल B स्मॉल b आएगा, और इसका जब क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे कुल 4 अलग अलग आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जिसमें कैपिटल B भी आएगा, कैपिटल B स्मॉल b आएगा 2 बार, और एक स्मॉल b आएगा। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो आप लिखोगे कैपिटल BB रेशियो कैपिटल B रेशियो स्मॉल b 1:2:1। बी पार्ट है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट F1 जनरेशन। जीनोटाइप F1 जनरेशन में जो आएगा वो होगा कैपिटल B स्मॉल b। सी पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आई। शो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे F2 जनरेशन में आप ग्रीन आई देखोगे तो आपको ये केवल मिलेगा, बाकी ये सब होंगे ब्लैक आई, इसलिए यहाँ पे ग्रीन आई का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो होगा 1/4। मीन्स आउट ऑफ 4 1 होंगे ग्रीन आई के।
क्वेश्चन नंबर 33 है, मेंशन द रिसेप्टर ऑफ स्मेल इन ह्यूमन, उसको बोलते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। बी पार्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑब्जर्व इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इसको लिख देना है एस्ट्रोजन। हाउ डू मसल्स रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन नर्व इम्पल्स, जो मसल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, और ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन अपना शेप और साइज कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेंज करता है। तो मसल्स बहुत फाइन फाइबर से मिलके बने होते हैं, और जो नर्व इम्पल्स होता है उसके रिगार्डिंग इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन्स होंगे वो मूव करते रहेंगे। इसी का और वाला पार्ट है, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिलीजिंग हार्मोन, तो जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रिएट करता है पिट्यूटरी। इसके पहले जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उसको एक्टिवेट करता है। फिर जो रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी रिलीज करके जिस भी पर्टिकुलर ग्लैंड से किसी हार्मोन को सिक्रीट करना होगा उससे वो हार्मोन रिलीज कराता है। उसके बाद फिर इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करके उसके सिक्रीशन को रोकता है, मतलब पूरे ग्लैंड का जो भी एक्शन होगा उसको कंट्रोल इसी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन से पिट्यूटरी करता है। Sensory neurons are certain special type of neuron which connect the receptor with the spinal cord and help in transport of the information from receptor to the spinal cord means central nervous system. जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, सेल इलांगेशन में इन्वॉल्व होता है। सेल इलांगेशन में जब इन्वॉल्व होगा तो जो स्टेम है उसकी हाइट ये बढ़ाता है, जो लीफ और ब्रांचेस जनरेट होते हैं उनकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो डॉर्मेंसी ऑफ सीड होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, और प्लांट के ऊपर जो फ्लावर और फ्रूट का जनरेशन होता है उसको भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये हो गया सेक्शन बी और सी। अब हम थर्ड पार्ट में आएंगे तो सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। तब तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।